Operation Sindoor was started with the clear objective to destabilize the terror camps and terrorists that were operating freely in Pakistan. And जैसे ही ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ हम ये देख रहे हैं कि एस्केलेशन बढ़ चुका है। जो पाकिस्तान है वो अननेसेसरी रिटेलिएशन कर रहा है कंटिन्यूसली फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 days। शेलिंग हो रही है, कंटिन्यूस शेलिंग हो रही है, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, जिसे इंटरसेप्ट न्यूट्रलाइज कर दिया जा रहा है, डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है भारत के एयर डिफेंस सिस्टम से। एंड एक्सपेक्टेड ये है कि कमिंग डेज में ये एस्केलेशन बढ़ेगा। बट ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट द ओनली ऑपरेशन दैट वाज टारगेटेड टू स्टॉप द अग्रेशन ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। इससे पहले और भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं एंड कुछ ऐसे कठिन टाइम पर हुए हैं जिनको मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हमारी जो आर्म फोर्सेस है वो कितनी ज़्यादा प्रोफेशनल है एंड क्यों जो है हर एक भारतीय को पूरा ट्रस्ट होना चाहिए अपनी आर्म फोर्सेस पर। तो आज के सेशन में हम जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑपरेशंस रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या बैकग्राउंड था ऑपरेशन के टाइम, क्या क्या चीज़ें हुई एंड किस तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस ने सक्सेसफुली इन ऑपरेशंस को कंक्लूड किया। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू वाचिंग श्रीराम्स IAS। इसी तरीके की क्वालिटी कंटेंट एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड हाउ टू स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन, सो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे आपको एक मेंटोरशिप 1-to-1 फ्री मेंटोरशिप का फॉर्म होगा। आप उसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हैं एंड आप अपने डाउट्स फिर उससे रिजॉल्व भी कर सकते हैं थ्रू आवर क्वालिटी मेंटोर्स। देखिए 1947 में भारत देश को आज़ादी मिली एंड इसी के साथ साथ अनफॉर्चुनेट पार्टीशन को भी हमें फेस करना पड़ा। एंड जैसे ही पार्टीशन हुआ पहली वॉर होती है अक्टूबर के अराउंड इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर। क्या हुआ था कि कश्मीर पर जो है डिप्लोमेसी के थ्रू कोशिश करी गई पाकिस्तान के द्वारा कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के पार्ट में आ जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर फोर्स का यूज़ किया पाकिस्तान ने। एंड जब ये देखा कश्मीर ने कि पाकिस्तानी आर्मी जो है उनके जो फाइटर्स हैं वो इन्वेड करने आ चुके हैं, कश्मीर पहुंच चुके हैं, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है एंड फिर हमारी इंडियन आर्मी वहां पहुंचती है। ऑपरेशन स्टार्ट होता है ऑपरेशन गुलमर्ग एंड उसके तहत पाकिस्तानी आर्मी को रोका जाता है एंड उन्हें रिट्रीट किया जाता है। एंड यहीं से जो है फिर आपका जो टेंशन है इंडिया पाकिस्तान की वो शुरू होती है, जो आज तक चल रही है। अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी भी एस्केलेशन जो है वो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। अब देखिए रिजॉल्व हो गया, ऑपरेशन गुलमर्ग हो गया। उसके बाद जो है 1965 में वॉर होती है, प्रॉपर वॉर होती है, ठीक है, प्रॉपर फुल स्केल वॉर होती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड इस वॉर के टाइम 2 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ये 65 का पहले आपको बैकग्राउंड समझना होगा। 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया का स्टांस था उस वक्त जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था, ठीक है। वी हैव 2 आइडियोलॉजीज, वन साइड वी हैव कैपिटलिज्म, द अदर साइड वी हैव कम्युनिज्म। इंडिया ने ये बोला कि नहीं, हम किसी भी आइडियोलॉजी किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं होंगे, हम नॉन अलाइंड रहेंगे। एंड यहीं से स्टार्ट होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। अब यूएसए और सोवियत यूनियन उनको ये दिखा कि ये जो साउथ एशिया का रीजन है ये न्यूली डीकोलोनाइज्ड हुआ है, यहाँ पर कई सारी जो कंट्रीज है वो इंडिपेंडेंट हुई हैं, तो क्यों ना हम इनको क्यों ना इन नई कंट्रीज को हम अपनी ग्रुप्स में ऐड करते जाएं सो दैट हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो ग्रुप है वो स्ट्रांग होती चली जाए। कोल्ड वॉर एरा यही कोल्ड वॉर एरा रहा। इसी वजह से आप देखेंगे कि कई बैटल्स हुई हैं इसी ग्रुपिज्म की वजह से कि आप हमारी आइडियोलॉजी में आ जाइए, आप हमारी आइडियोलॉजी में आ जाए, चाहे वो कोरियन वॉर हो, चाहे वो वियतनाम वॉर हो, डिवास्टेटिंग वियतनाम वॉर हो। क्लियर हो गया। तो यूएसए ने जब ये देखा कि अच्छा इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट की बात कर रहा है, तो यहां से जो है वो पाकिस्तान की तरफ टिल्टेड स्टार्ट हुआ। 1965 की बात कर लें, 1971 की बात कर लें, पाकिस्तान को सपोर्ट किया था यूएसए ने। उसके पीछे रीजन ये था कि इंडिया का स्टांस था नॉन अलाइन मूवमेंट और पाकिस्तान का ये स्टांस था कि वो जो सोवियत का एक्सपेंशन हो रहा था टुवर्ड साउथ एशिया, उसे रोकने में एक इंपॉर्टेंट कंट्री साबित हो सकता था यूएसए के लिए। और यहीं से जो है एक अलायंस बनता है यूएसए एंड पाकिस्तान का। इसी वजह से आप देखोगे कि यूएसए इनको बहुत ज्यादा पैसे भी देता था सो दैट सोवियत एक्सपेंशन को रोक सके। एक ये फंडा था। दूसरा फंडा ये था, या दूसरा रीजन ये था कि 1962 में क्या हुआ कि इंडिया और चाइना की वॉर होती है, उसमें हैवी लॉसेस आते हैं, ठीक है, हैवी लॉसेस होते हैं इंडिया को। तो पाकिस्तान के अंदर अचानक से एक कॉन्फिडेंस आया, ठीक है। एक तो उनके सारे स्टेप ही गलत रहते हैं। आप किसी कंट्री 1962 में अगर कोई कंट्री वॉर में जा रही है, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, 15 सालों के अंदर एक वॉर हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है वो उन वॉर में जो भी इश्यूज हुए हैं, जो भी गलतियां हुई हैं उससे सीखेंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास
दिमाग नहीं है, ठीक है। और 65 में उन्होंने सोचा कि हम वॉर स्टार्ट करते हैं एंड जनवरी, ठीक है, जब 65 वॉर स्टार्ट हुआ तो उसमें दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन स्टार्ट किए गए थे। एक आपका ऑपरेशन रिडल है, दूसरा आपका ऑपरेशन एब्लेज है, ठीक है। अब मैं आपको एक एक ऑपरेशन करके समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो हमारा ऑपरेशन एब्लेज था, ठीक है, ये किसके रिस्पांस में स्टार्ट हुआ था? ये आपके रिस्पांस में स्टार्ट हुआ था, जो कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन डेजर्ट हॉक, ठीक है। ऑपरेशन डेजर्ट हॉक क्या हुआ था कि जनवरी 1965 में पाकिस्तान ने, जब मैं आपको बता रहा हूं कि जब पार्टीशन हुआ था तो प्रिंसी स्टेट्स को लेकर काफी इश्यूज चले थे, ठीक है। मोस्टली मेजॉरिटी प्रिंसी स्टेट्स इंडिया को ज्वाइन किए थे, लेकिन कुछ प्रिंसी स्टेट्स को लेकर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट था, और ऐसे ही रीजन था कच्छ का। पाकिस्तान को लगा कि जो है ये बहुत अच्छा मौका है, हम रन ऑफ कच्छ पर इन्वेजन करते हैं और इस टेरिटरी को अपने अंडर जो है वो कर लेते हैं, जो ये बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पाए। रन ऑफ कच्छ, ठीक है, ये मैप आपके देख रहे हो, रन ऑफ कच्छ, ठीक है, यहां पर इन्वेजन होता है जनवरी 1965 में। जनवरी 1965 में जो है इन्वेजन स्टार्ट होता है, और इस इन्वेजन के बाद क्या होता है, एक पोस्ट भी स्टैब्लिश कर दी जाती है पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा कंजर कोटे पे, ठीक है, कंजर कोटे पे जो है पोस्ट स्टैब्लिश कर दी जाती है। एंड यहीं पर इंडिया की भी एक पोस्ट थी, फॉरवर्ड पोस्ट थी, जिसका नाम था सरदार पोस्ट। अब सरदार पोस्ट पर बहुत ज्यादा जो है अटैक किया जाता था पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो फॉरवर्ड जो सरदार पोस्ट था, इस पर हमारी इंडियन आर्मी जो है वो बड़ी बहादुरी से, ठीक है, स्ट्रांगली जो है जो भी अटैक्स होते थे उसको रिटेलिएट करती थी। एंड कितनी ही कोशिश करी पाकिस्तानी आर्मी ने, लेकिन इस पोस्ट को जो है वो नहीं, ये जो इन्वेजन था कि हम टेरिटरी कुछ एक्वायर कर लेंगे, रीजन ये था कि जो कच्छ का एरिया था, पाकिस्तान ये कहता था कि सिंध के एरिया में आता है, ठीक है, हिस्टोरिकली ये सिंध का पार्ट रहा, इस वजह से हम जो है एक्वायर करेंगे। तो इस वजह से आए थे, उन्होंने खूब कोशिश करी, ठीक है, खूब कोशिश करी, लेकिन हमारी जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने बिल्कुल भी जो भी रिएक्शन आ रहा था उसको बहुत अच्छे से रिटेलिएट किया। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ कि फिर ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उनको इंटरवीन करना पड़ा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुआ। इंडिया के पास हिस्टोरिकल एविडेंस थे कि रन ऑफ कच्छ हमेशा से भारत का पार्ट रहा है, वो चीज़ वहां पर प्रूफ करी गई। पाकिस्तान के पास आज की तरह कोई प्रूफ नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था। एंड जो कमिटी थी, जो इंटरनेशनल कमिटी बनी, उसमें यही बोला गया कि ये पूरी की पूरी जो टेरिटरी वो इंडिया को बिलोंग करती है। मोस्टली जो टेरिटरी, मेजॉरिटी 90-95% जो है वो पूरी की पूरी इंडिया को है, जो अभी है वैसा ही कि वैसा रहेगा। तो जो ऑपरेशन डेजर्ट हॉक था बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया, ठीक है। अभी फुल फ्लेज वॉर स्टार्ट नहीं हुई है, ये मैं जनवरी 1965 की बात कर रहा हूं, जनवरी 1965 की बात कर रहा हूं। अप्रैल 1965 आते आते जो ऑपरेशन डेजर्ट हॉक था ये फेल हो गया। पाकिस्तान को समझना है क्या करें। फिर पाकिस्तान जो है डेस्परेट होता है, फिर जो है एक और ऑपरेशन स्टार्ट करता है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। अब ऑपरेशन जिब्राल्टर का ऑब्जेक्टिव ये था कि क्या करते हैं, कश्मीर को एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है, कश्मीर को एक्वायर कर लेता भैया, क्योंकि कश्मीर को लेकर तो 47-48 से लड़ाई हो रही है, और कश्मीर हमारा पार्ट है, जो आज भी रो रहे हैं, ठीक है। आज तक इनको एक भी टेरिटरी नहीं मिली है, तब भी नहीं टेरिटरी मिली थी, आज भी टेरिटरी नहीं मिली, लेकिन इनका स्टांस नहीं बदला है, कल भी हार रहे थे, आज भी हार रहे हैं, ठीक है। देखो भैया, तो ऑपरेशन जिब्राल्टर स्टार्ट किया आपका पाकिस्तान ने, और इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव था कि कश्मीर को जो है इन्फिल्ट्रेट कर दिया जाए। एंड इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर को आइसोलेट कर दिया जाएगा। जो हाईवे जाता है, जो कनेक्ट करता है श्रीनगर को, ठीक है, उसे जो है आइसोलेट कर दिया जाएगा। एंड साथ ही साथ इसी ऑपरेशन के तहत 30,000 इन्फ्लेटर्स को भी, ठीक है, 30,000 इन्फिल्ट्रेटर्स को भी जो है वो कश्मीर में एंटर कराया पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान की सोच ये थी कि ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं ये एज अ लोकल की तरह जाएंगे, ठीक है, एज अ सिविलियन की तरह जाएंगे, एंड वहां पर कश्मीर में अनरेस्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। एंड इस अनरेस्ट का फायदा जो है वो पाकिस्तानी आर्मी जो है अवेल करेगी, एंड इस तरीके से जो है कश्मीर को एक्वायर कर लिया जाएगा। लेकिन ये प्लान जितना अच्छा पेपर पे था, बिल्कुल भी उसका रिजल्ट नहीं आया, एंड बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ, क्योंकि ये जो 30,000 इन्फिल्ट्रेटर्स थे, इनको एक तो डिटेक्ट कर लिया गया हमारी आर्म फोर्सेस के द्वारा, साथ ही साथ लोकल्स का बिल्कुल सपोर्ट भी नहीं मिला, ठीक है, साथ ही साथ लोकल्स का बिल्कुल सपोर्ट भी नहीं मिला। अब जब ये ऑपरेशन जिब्राल्टर फ्लॉप हुआ, ठीक है, मतलब फेल हो गया, उसके बाद इन्होंने एक और ऑपरेशन स्टार्ट किया, दैट इज ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। अब इस ऑपरेशन को काउंटर करने के लिए भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन रिडल, ठीक है, ऑपरेशन रिडल। एक बार फिर से आपको बता देता हूं, ऑपरेशन रिडल स्टार्ट हुआ था
कश्मीर में जो इन्वेजन हुआ था। ऑपरेशन एबलेस क्यों स्टार्ट हुआ था? ऑपरेशन एबलेस स्टार्ट हुआ था जब कच्छ में सारी चीजें रिजॉल्व हो गई। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल कमेटी आई, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का इंटरवेंशन हुआ, वो जब रिजॉल्व हो गया उसके बाद ऑपरेशन एबलेस के तहत क्या हुआ? ऑपरेशन एबलेस के तहत यह हुआ कि एक नई पोस्ट बनाई गई, ठीक है, एक नई पोस्ट बनाई गई, एक नई फॉर्मेशन बनाई गई जिसका नाम था फर्स्ट कॉर्प्स। अब ये अपने में उस टाइम सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था और इंडिया की सोच ये थी कि एक ऐसी न्यू फॉर्मेशन होगी जहां पर जो कि स्विफ्टली एक्शन करेगी, जो टफ ऑब्जेक्ट्स हैं, जो टफ चैलेंजेस हैं, जो टफ ऑपरेशंस हैं उनको कंक्लूड करेगा। तो ऑपरेशन एबलेस क्या हुआ? ऑपरेशन एबलेस जब रन ऑफ कच्छ का इन्वेजन रिजॉल्व हो गया था उसके बाद ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। कोई एज सच वॉर नहीं था या कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। इसमें यह सोचा गया कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना है, इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्म फोर्सेस की स्ट्रैटेजी को चेंज करना है। एंड क्या करना है कि हमें न्यू फॉर्मेशंस बनानी है और उन न्यू फॉर्मेशंस का ऑब्जेक्टिव यह रहेगा कि वो बहुत फास्ट और बहुत स्विफ्ट तरीके से जो चैलेंजिंग ऑपरेशंस हैं, ठीक है, उनको कंक्लूड करेंगे। तो ये ऑपरेशन एबलेस था। अब ऑपरेशन रिडल कैसे स्टार्ट हो? मैंने आपसे बताया कि ऑपरेशन जिब्राल्टर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया, ठीक है। इससे पहले इनका ऑपरेशन डेजर्ट हॉक, ये भी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। फिर ये आते हैं डेस्परेट थे, 1965 में डेस्परेट थे पाकिस्तान, जैसे आज कर रहा है, अननेसेसरी कंटिन्यूसली शेलिंग किया जा रहा है। एक भी जो है, ठीक है, इनके जितने भी मिसाइल्स आ रहे हैं, जितने भी ड्रोन्स आ रहे हैं, सबको इंटरसेप्ट किया जा रहा है, सबको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। लेकिन फिर वही है जो 65 में थी, सेम आदत आज भी वही है, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है पाकिस्तान में। तो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च होता है, ठीक है। अब ग्रैंड स्लैम में इन्होंने क्या किया, ठीक है, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम में ये इंटर कर गए और जो छंब जाउरियन सेक्टर है यहां पर ये आ गए, इन्वेट कर दिया। और इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो अखनूर है, आज भी आप टर्म सुन रहे होगे, अखनूर आप जगह सुन रहे होगे, यहां पे कंटिन्यूसली शेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ये। तो अखनूर जो है, अखनूर को ये सोचे कि हम एक्वायर कर लेंगे, इन्वेट कर लेंगे। और यहां पे क्या होगा, अखनूर अगर एक्वायर कर लेंगे, ऐसे कंट्रोल कर लेंगे, नॉट एक्वायर, कंट्रोल कर लेंगे, तो जितनी भी बेसिक सप्लाईज हैं, जो नेसेसरी एसेंशियल सप्लाईज है इंडियन आर्मी तक, वो नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन ये प्लान भी बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस ने, ठीक है, इंडियन आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया और यह प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, पूरी तरीके से फेल हो गया। और यही ऑपरेशन आपका रिडल था। तो ऑपरेशन रिडल जो है वो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को काउंटर करने के लिए स्टार्ट किया गया था। अब जब ये वाला प्लान फेल हुआ, पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, उसने क्या किया, उसने पंजाब सेक्टर की तरफ, वो पंजाब सेक्टर ओपन कर दिया, ठीक है। अब पंजाब को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, पंजाब को सिक्योर करने के लिए 1965 में, ठीक है, 1965 में, अभी देश को आजाद हुए कितने साल हुए हैं? अभी देश को आजाद हुए 18 ईयर्स हुए, 18 साल हुए हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने लाहौर और सियालकोट वाला फ्रंट ओपन कर दिया कि अगर आप पंजाब में इस तरह की हरकतें करोगे तो फिर आपका लाहौर और सियालकोट चला जाएगा। और फिर जो है यहां पर हमारी इंडियन नेवी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस ऑपरेशन में। हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस, हमारी इंडियन आर्मी का तो था ही ऑन ग्राउंड, और इंडियन एयरफोर्स का मैंने आपसे बताया कि किस तरीके से छम जूरियन और जो अखनूर वाला प्लान था, इनका बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ। एंड जैसे ही हमने ये वाला फ्रंट ओपन किया, इनको, पाकिस्तान को फोर्स होना पड़ा, इनको नेगोशिएटिंग टेबल पर आना पड़ा। एंड फिर यहां पर साइन होता है आपका ताशकंद अग्रीमेंट, ठीक है। ये आपको अयूब खान दिख रहे हैं, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी दिख रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी थे, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी। आप सोच रहे हैं ना ये कितना टफ टाइम था 1965 में। कभी रन ऑफ कच्छ में इन्वेजन हो रहा है, कभी कश्मीर में इन्वेजन हो जा रहा है, कभी पंजाब सेक्टर में ओपन कर दे रहे हैं। और ऐसे टाइम पे ऐसे बोल्ड डिसीजंस लेने की इंडियन एयरफोर्स रहेगी, फिर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी भी पूरी तरीके से ऑपरेटिव थी, ठीक है। इस तरीके से हमारे अपने वेस्टर्न कोस्ट को प्रोटेक्ट किए हुए थे, कराची पोर्ट पर भी टारगेट था। ये सारे डिसीजंस जो हैं लाल बहादुर शास्त्री जी लेते चले जा रहे थे। बहुत ही बोल्ड डिसीजन थे ये। एंड फिर ऑपरेशन रिडल के बाद नेगोशिएटिंग टेबल पर आना पड़ा, ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ एंड अल्टीमेटली ये जो वॉर है, ये वॉर खत्म हुई। 1965 का जो वॉर है, जिसे पाकिस्तान डिनाई करता, पाकिस्तान ये कहता कि हम नहीं जीते हैं। देखिए 65 में बुरी तरीके से हारा था पाकिस्तान, लॉसेस हमें भी हुए थे, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लॉसेस हुए थे। और 1965 एक ऐसा वॉर था जिसने, जो पाकिस्तान 18 ईयर से इल्यूजन में जी रहा था कि यार हम तो कभी भी इंडिया को इन्वेट करके कभी भी हरा सकते हैं, हम तो इंडिया को डिवाइड कर देंगे, इंडिया को बैल्कनाइज कर देंगे। ये इल्यूजन टूट गया था 1965 में। एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी का ये इल्यूजन टूट गया था कि यार हम इंडिया को हरा नहीं सकते, ठीक है, शायद हम इंडिया को नहीं हरा सकते। तो इनका इल्यूजन टूट गया था। और फिर 71 में इनका पूरी जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था वो भी खत्म हो गया, ठीक है। इनको समझ में आ गया हम 1-to-1 फोर्स में हरा ही नहीं सकते, इस वजह से प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट किया इन्होंने 80s के डेकेड में।
इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, ऑपरेशन कैक्टस लिली। शायद आपने सुना हो ना सुना हो, लेकिन इस ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन है ऑपरेशन कैक्टस लिली, जो स्टार्ट हुआ था 1971 के वॉर में। थोड़ा सा आपको 1971 वॉर का बैकग्राउंड बताना चाहूंगा मैं। और ये फेमस फोटो है, इनके 93,000 सोल्जर्स जो इस तरीके से सरेंडर किए थे, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आज। हाँ चलिए कोई बात नहीं। तो क्या बैकग्राउंड ये था कि दिसंबर 1970 में पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं। और एक और फैक्ट आप जानिए, ये इलेक्शंस पाकिस्तान में पहली बार हुए थे। जब से इंडिपेंडेंट हुआ था पाकिस्तान, तब से जाकर पहली बार इलेक्शन हुआ, और उसमें भी ये आके इन्होंने ऐसा इन्वॉल्वमेंट करा, इन्होंने ऐसा रिडल किया कि कंट्री ही टूट गई। तो दिसंबर 1970 में इलेक्शंस हुए। जो अवामी लीग थी भाई, उनको ज्यादा वोट्स मिले, ठीक है, 300 वोट्स थे शायद, उनको 160 या 150 के राउंड, एग्जैक्टली नंबर नहीं याद आ रहा, बट इसी के राउंड जो है उनको वोट मिले। और जो वेस्ट पाकिस्तान में गवर्नमेंट थी, उनको 130 के राउंड वोट मिले। क्लियर मैंडेट था कि भाई ईस्ट पाकिस्तान में जो पार्टी है उनको जो है पावर मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। ऑब्वियसली बात है, वेस्ट पाकिस्तान का ईगो हर्ट हो गया। 25 मार्च 1971, ठीक है, 3 महीने बाद 25 मार्च 1971 ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया जाता है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, और बड़े लेवल पर जेनोसाइड कंडक्ट होता है। जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, प्रेजेंट डे बांग्लादेश, इनको बुरी तरीके से टारगेट किया गया। वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उनकी आर्मी के द्वारा बुरी तरीके से जेनोसाइड किया गया, टारगेट किया गया। बच्चों को मारा गया, महिलाओं को मारा गया, फीमेल पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन, एल्डरली पॉपुलेशन जो था, बहुत बुरी तरीके से जेनोसाइड किया। अब जब किसी कंट्री में जेनोसाइड होने लग जाएगा, आपको टारगेट करके, चूज करके मारना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा? वहां के लोगों में पैनिक मच जाएगा। एंड यही पैनिक मचा ईस्ट पाकिस्तान के लोग में, और वो पैनिक से बचने के लिए लार्ज लेवल, ठीक है, लार्ज इन्फ्लक्स होने लग गया माइग्रेशन का हमारे भारत में। 1970 की अगर हम बात करें, 1971 की बात करें, ऑलरेडी इंडिया में क्राइसिस थे, ठीक है। हमें अपने फूड की क्राइसिस थी, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो काम करना शुरू हुआ था। हम जो है इंडिपेंडेंट हो चुके, हम जो है सेल्फ सफिशिएंट हो चुके थे। ऑलरेडी हमारे फूड के क्राइसिस चल रहे थे, और रिसोर्सेज के क्राइसिस चल रहे थे, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे। ऐसे में अगर 1 मिलियन के अराउंड ये इमिग्रेंट्स आ जाएंगे, माइग्रेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, तो ये तो पूरी का पूरा इंडिया के रिसोर्सेज पर एक बहुत बड़ा क्रंच आ जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा क्रंच आ जाएगा। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है 1971 का वॉर स्टार्ट होता है। पहले बात ये बोली गई, ठीक है, जो पॉलिटिकल पावर थी इंडिया की उस टाइम, उनका सोच ये था कि हमें इमीडिएट एक्शन करना है, हमें तुरंत इमीडिएट फाइट करनी है। लेकिन इंडियन आर्मी ने बोला नहीं, सैम मैनेकशॉ, उन्होंने बोला नहीं, अप्रैल में अभी हम रेडी नहीं है, हमें टाइम चाहिए। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक पूरी प्रिपरेशन चली, एंड दिसंबर में जो है दिसंबर में जो वॉर स्टार्ट होता है ऑपरेशन कैक्टस लिली। तो इस वजह से हमारी जो आर्मी है वो डिसीजन ऐसे नहीं है जैसे पुतिन ने डिसाइड कर लिया वॉर करनी है तो वॉर करनी है, ऐसा यहां नहीं होता है। प्रॉपर प्लानिंग होगी। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस ये कहेंगे कि हम इतना एक्शन करेंगे, वहां पर रिटेलिएशन आएगा, इतना रिटेलिएशन आएगा, हम इतना रोक सकेंगे, हम इतना रोकेंगे, इस तरीके से सारी चीजें प्लान्ड रहती हैं। तो इस वजह से जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, वो प्रॉपर प्लान्ड है कि हम अटैक करेंगे, डेफिनेटली पाकिस्तान पागलों की तरह जो है रिटेलिएट करेगा, उसे सिंपल भाषा समझ नहीं आती है। सो पूरी प्लानिंग है, ठीक है। इस वजह से ट्रस्ट दी आर्म फोर्सेस, भारत की आर्म फोर्सेस पर ट्रस्ट करिए, सभी कर रहे हैं आज की डेट में। ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971। अब ये जो ऑपरेशन है ना, ये आपको जान कितना प्राउड होगा ना, ये जो ऑपरेशन है ऑपरेशन कैक्टस लिली जो कि 1971 में स्टार्ट हुआ था, इसमें जो मनूवर वॉरफेयर है ना, ये केस स्टडी की तरह कॉलेजेस में बताया जाता है। भारत की बात नहीं कर रहा हूं, भारत में तो बताया ही जाता है और अदर कंट्रीज में भी बताया जाता है। ये इतना सिग्निफिकेंट ऑपरेशन था। ईस्ट पाकिस्तान में इशू चल रहे हैं, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान में इशू चल रहे हैं। अब हमारी जो आर्म फोर्सेस थे उनका सिंपल ऑब्जेक्टिव था कि किस तरीके से हम ढाका पहुंच जाएं। हम जैसे ही ढाका पहुंच जाएंगे, जब हमारा कैप्चर ढाका पे हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो ईस्ट पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, जो कि कंट्री साइड है, बॉर्डर के साइड है, उनकी पावर ऑटोमेटिकली जो है वहां पर खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि भारत से ईस्ट पाकिस्तान जाने का जो टेरेन है वो बहुत टफ था, टेरेन बहुत ज्यादा टफ था। फिर ये देखा गया कि क्या हम दूसरी साइड से जा सकते हैं, क्या हम ब्रिजेस के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है, रिवर है, इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान में कई सारी नदियां हैं, क्या हम रिवर ब्रिज के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी या ईस्ट पाकिस्तान की आर्मी उस वक्त क्या कर रही थी, वो जो ब्रिजेस हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रही थी।
अब अगर हम ब्रिजेस, अगर अब इंडियन आर्मी अगर ब्रिजेस पर जाती, ब्रिजेस पर फिर वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट में हमको हैवी लॉसेस हो सकते थे, अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल नहीं हो पाता। यहां से फिर एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम जो मेघना नदी है उसको हेलीपैड के थ्रू क्रॉस कर जाते हैं, डायरेक्टली फिर हम ढाका पहुंचते हैं। ये एक अपने में ही इनोवेटिव आइडिया था। नदी है मेघना नदी, ठीक है, उसको हेलीपैड के थ्रू क्रॉस करके, ठीक है, हेलीपैड के थ्रू क्रॉस करके हम कहां पहुंच जाएंगे, हमारी जो आर्म फोर्सेस है ढाका। ये इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये ऑपरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। अगरतला, आशुगंज और यहां से ढाका, ठीक है। ये ईस्टर्न कमांड है, ठीक है, ये आपको अगरतला दिख रहा है, ठीक है, ये आपको अगरतला दिख रहा है, ये आपको इधर आशुगंज दिख रहा है, ठीक है, ये आपको इधर आशुगंज दिख रहा है, ये आशुगंज दिख रहा है, ठीक है। यहां पे जो ईस्टर्न कमांड था उनको उनका काम ये था कि मेघना नदी, ठीक है, वहां तक आपको पूरा जो है ये सेटअप कर देना है। लेकिन यहां से आइडिया आया कि नहीं, हमारा ऑपरेशन चेंज हो गया है, हम इसको क्रॉस करके अगरतला, आशुगंज और फिर ढाका जो है लैंड करेंगे। इसमें हेलीकॉप्टर्स, हेलीपैड्स के थ्रू क्या हुआ कि कंटिन्यूसली जो है हम अपनी ट्रूप्स को कैरी करके लेके गए, ठीक है, ट्रूप्स को कैरी करके लेके गए एंड 24 से 24 टू 36 आवर्स में अराउंड 4000 टू 5000 ट्रूप्स जो है वो लैंड किए गए हेलीपैड के थ्रू, जिसमें हमारी आर्म फोर्सेस, ठीक है, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, नेवी, सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। क्लियर हो गया। और हेलीपैड्स में फ्यूल कम किया गया, ट्रूप्स को ज्यादा बैठाया गया, सो दैट हम जल्दी जल्दी जो अपनी ट्रूप्स को वहां पर स्टेशन कर सके। साथ ही साथ कई सारे जो टैंक्स थे, छोटे टैंक्स थे, उनको भी जो है नदियों के थ्रू पहुंचाया गया। तो इस तरीके का ऑपरेशन, बड़ा ही इनोवेटिव ऑपरेशन जो है ये चला था आपका ऑपरेशन कैक्टस लिली में, ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस लिली में। फिर जो है हम ढाका पहुंचते, क्योंकि जब ढाका डिफेंड नहीं हो पाया ईस्ट पाकिस्तान से तो अल्टीमेटली खत्म हो गया ना ईस्ट पाकिस्तान। अभी जो प्रेजेंट बांग्लादेश है उसकी कैपिटल है ढाका। ढाका ही जब आपने डिफेंड नहीं आप कर पा रहे हो तो दैट गेम ओवर, गेम ओवर। इसके साथ साथ ये ऑपरेशन कैक्टस लिली हुआ, इसी के साथ साथ दो और इंपॉर्टेंट ऑपरेशन थे, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन पाइथन। इसमें हमारी इंडियन नेवी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। 2 सबमरीन जो है पाकिस्तान की, ठीक है, पाकिस्तान की जो सबमरीन्स हैं उनको पूरी तरीके से कराची पोर्ट पर अटैक हुआ, ठीक है, कराची पोर्ट पर अटैक हुआ और पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंट सबमरीन्स यहां पर प्लेस थी इन्हें भाई नदी में ही डुबा दिया गया। इसी वजह से, क्योंकि ऑपरेशन 4 ऑफ दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, तो 4 ऑफ दिसंबर को हम नेवी डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट। और इसके ठीक 4 दिन बाद 8 दिसंबर को ऑपरेशन पाइथन हुआ था। तो ऑपरेशन पाइथन, ऑपरेशन ट्राइडेंट एंड फिर आपका ऑपरेशन कैक्टस लिली, ये 3 ऑपरेशन इंडिया करता है, कंडक्ट करता है 71 के वॉर में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या निकलता है, इसका आउटकम क्या निकलता है, इसका आउटकम ये निकलता है कि इस तरीके से बैठ के ये 93,000 जो सोल्जर्स हैं सरेंडर करते हैं, पाकिस्तान के सोल्जर सरेंडर करते हैं, बांग्लादेश को एक सोवरेन कंट्री मानते हैं एंड बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री बनता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था जो कि 1971 में किया गया था। क्लियर हो गया। एंड ये भी समझिए 1971 में यूएसए बिल्कुल प्रेशर कर रहा था इंडिया को, बिल्कुल प्रेशर कर रहा था, ठीक है, जो निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन था वो बिल्कुल प्रेशर कर रहा था। लेकिन इन सब प्रेशर टाइम के बाद भी, ठीक है, ये सारे टफ ऑपरेशन कंडक्ट किए गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कुछ ऐसे ऑपरेशन है जब आप जानेंगे तो आपका जो आपके अंदर जो आर्म फोर्सेस के लिए एक अलग ही फीलिंग आ जाएगी, एक अलग ही फीलिंग आ जाएगी। नेक्स्ट है 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत। ये दुनिया के हाईएस्ट बैटलफील्ड पर ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, हाईएस्ट बैटलफील्ड पर। और तब से जो है हमारी आर्मी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाकर रखी है सियाचिन में। अब ये जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है, ये डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं था, ये डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं था, इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, बाद में चीजें इन्वॉल्व होती। लेकिन इसमें यह था कि सियाचिन ग्लेशियर पर जो है पाकिस्तान से पहले इंडिया को पहुंचना है, तो इसके तहत जो है ऑपरेशन मेघदूत स्टार्ट हुआ था। अब देखो क्या होता है, पहली बात तो जान लो कि सियाचिन ग्लेशियर क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं ना, ये बहुत ही टफ है, यहाँ का जो वेदर है, ठीक है, इतनी ठंड पड़ती है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे स्टेशन रहना यहाँ पर बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, ठीक है। तो इतनी चैलेंजिंग में एक तो ऑपरेशन मेघदूत हुआ, ठीक है, बाद में पाकिस्तान से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है। तो क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से इतनी टफ टेरेन पर, इतनी टफ लोकेशन पर जो है हमने ऑपरेशन मेघदूत किया। तो आपको सियाचिन ग्लेशियर की पहली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझनी होगी भारत के लिए। ये आपको दिख रहा है सियाचिन ग्लेशियर, दिस इज योर सियाचिन ग्लेशियर। इधर साइड वी हैव पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर,
इधर साइड जो चाइना ने पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है, चाइना ने जो हमारा टेरिटरी पकड़ के बैठा हुआ है। तो सियाचिन ग्लेशियर हमें क्या देता है, हमें एक एडवांटेज पोजीशन देता है कि कल को अगर कोई क्राइसिस होगी पाकिस्तान के साथ तो हम एक अपर पोजीशन पर रहेंगे। तो अगर हम अपर पोजीशन पर रहेंगे तो हम बहुत आसानी से जो एनिमीज हैं उनको टारगेट कर सकेंगे, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा ये, क्योंकि ये पीओके के बिल्कुल पास है, तो पीओके में, ठीक है, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जैसे आपका बलिस्तान हो गया, ठीक है, गिलगित बलिस्तान हो गया, यहां पर क्या एक्टिविटीज चल रही है, क्या यहां पर कोई टेररिज्म पाकिस्तान जो है वो इंड्यूस कर रहा है, यहां से फिर वो भारत से आ रहा है, ये सारी जानकारी जो है, ये सारी क्लोज वॉच जो है हम सियाचिन से इस पीओके पर देख सकते हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है ना वो एक ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है, वो एक ब्रिज की तरह काम करता है। वो किसके बीच में, पाकिस्तान का जो पाकिस्तान और ये आपका जो है, आपका ये तो हमारा ही पार्ट है, ठीक है, लेकिन कब्जा करके बैठे क्या कर सकते हैं, ये जो है ना इसके बीच में ये एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है, ब्रिज का काम करता है। क्योंकि अगर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का कंट्रोल नहीं रहेगा तो यहां से क्या है ना एक कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, एंड कल को एक वॉर अगर स्टार्ट होती है तो वी नेवर नो, चाइना क्या पता अपने ट्रूप्स भेज दे, हालांकि भेजेगा नहीं, चांसेस नहीं है, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं कि यह बात हो रही है 1980s की, 1984 की, तो उस टाइम ये भी एक एंगल है और आज भी ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आज भी जो है चाइना बैकएंड से सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है, ठीक है, चाइना पाकिस्तान डायरेक्टली ना आ सके, इस तरीके से भी सियाचिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से जो है इस टफ टेरेन, इस टफ लोकेशन पर जो है ऑपरेशन मेघदूत स्टार्ट हुआ था। अब देखो भाई, थोड़ी सी कहानी जान लो। 1947 से कश्मीर को लेकर इशू चल रहे हैं, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम बात करें, ठीक है, जस्ट अ सेकंड मैं इसको रेज कर देता हूं। सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो यहां पर 70s के डेकेड तक कोई भी फोर्स नहीं थी, इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं था। एंड एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी इंडिया और पाकिस्तान की कि NJ 9842, ये आप पॉइंट देख रहे हो, ठीक है, NJ 9842 ये आप पॉइंट देख रहे हो, इसके बियॉन्ड कोई भी फोर्स वगैरह नहीं रहेंगी, ठीक है, फोर्सेस वगैरह नहीं, क्योंकि इसके बियॉन्ड आपका काराकोरम पास शुरू हो जाएगा, फिर बियॉन्ड और चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो NJ 9842 के बियॉन्ड जो है कोई भी आर्मी स्टेशन नहीं करेगा, और ये चीज जो है दोनों ही देशों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, एक अनसेट अंडरस्टैंडिंग थी। एंड 1972 में जब शिमला एग्रीमेंट, जब ये बुरी तरीके से हारे 1971 में, 93,000 जो सोल्जर्स इनके सरेंडर किए, तो उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ, उस पर भी यही अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ भाई NJ 9842 ये पॉइंट है, इसके बियॉन्ड जो है किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन पाकिस्तान ने क्या करना शुरू किया, NJ 9842 के बियॉन्ड जो और पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसके बियॉन्ड जो लोकेशंस हैं, यहां पर 72-73 के अराउंड क्या हुआ कि चाइना ने यहां पर ऑल ओवर द सबको टूरिस्ट को ये बोला कि यार तुम सियाचिन ग्लेशियर पे आओ, आपको माउंटेनिंग करनी है ना, आपको एडवेंचर्स करने हैं ना। और ये आप जानते हो जितने भी ये फॉरेन कंट्रीज के ट्रैवलर्स रहते हैं, दे लाइक दीज काइंड ऑफ एडवेंचर्स, ठीक है। तो उन्होंने बोला आप यहां हो ना, इस्लामाबाद आओ, इस्लामाबाद से फिर आपको सियाचिन ग्लेशियर लेके जाएंगे। तो ये क्या किया, इन्होंने टूरिज्म स्टार्ट करना शुरू कर दिया, यहाँ पे टूरिस्ट भेजना शुरू कर दिए, और धीरे धीरे अपना कंट्रोल जो है वो बियॉन्ड बढ़ाने लगे। NJ 9842 के आगे जो लोकेशन है वहां तक पहुंचने लगे। ये चीज इंडियन अथॉरिटी को दिखी, इंडियन आर्म फोर्सेस को दिखी, ठीक है, इंडियन आर्म फोर्सेस को दिखी। एंड इसी के साथ 1978 में इंडिया ने भी बोला कि हाँ भाई हम भी अपने साइड से टूरिस्ट यहां पर भेजेंगे। फिर क्या होता है, ठीक है, फिर क्या होता है कि 80s के अराउंड, 82 के अराउंड इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस को ये पता चलता है, ठीक है, इंटेलिजेंस को ये पता चलता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स ऑर्डर किए हैं, जैसे क्या हो गया, आपके बूट्स हो गए, ठीक है, आपका एक गियर होता है, ठीक है, आपका एक अलग सेट ऑफ आपका गियर होता है, ठीक है, जो कि आपको सियाचिन ग्लेशियर में जब आप अगर आप कोई ऑपरेशन करोगे तो वहां पर काम आएगा। तो ये क्लियर इंडिकेशन हो गया कि शायद पाकिस्तान जो है अब बाय फोर्स सियाचिन ग्लेशियर पर एक्वायर करने वाला है, कैप्चर करने वाला है। और इससे पहले जो है पाकिस्तानी आर्मी वहां पहुंचे, हम पहुंचते हैं, और यहीं से स्टार्ट होता है आपका ऑपरेशन मेघदूत इन द ईयर 1984, ठीक है, इन द ईयर 1984। 13 अप्रैल को ये ऑपरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, 13 अप्रैल को ये ऑपरेशन स्टार्ट होता है। और इसमें ये लोकेशंस आपको दिख रही है, इंदिरा कॉल हो गया, सियाल हो गया, बिलाफोंडला हो गया, ज्ञानला हो गया, ठीक है, ये कुछ ऐसी लोकेशन थी जिनको कंट्रोल करना था, जिन पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड लेना था।
इसके साथ ऑब्जेक्टिव के साथ 13 अप्रैल को ये ऑपरेशन स्टार्ट होता है। अब भाई ये जब हमारी आर्मी जब वहां पहुंची, जब सियाचिन ग्लेशियर लैंड हुई, जीरो विजिबिलिटी थी, -30 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर था, ठीक है। एंड जब भी आप इतनी टफ कंडीशन पे जाओगे तो कई हमारे आर्म फोर्सेस को क्या होने लग गया, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडेमा, ठीक है। जब आप बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे चले जाओगे, 23,000 ऊपर है वो, ठीक है, ओशन से, इतनी हाइट पे अगर जाओगे, इतने लंबे एल्टीट्यूड पे जाओगे, आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। कई हमारे जो आर्म फोर्सेस उनको हाइपोक्सिया हो गया, कई लोगों की इन सब की वजह से जो है जान जाने लग गई। तो 2-3 दिन, ठीक है, 2-3 दिन तो हमारे जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं वो इस टफ चैलेंज, इस टफ टेरेन, इस टफ कंडीशन से ही लड़ रहे थे। एंड एक और इंपॉर्टेंट ये बात थी कि जब हमारे आर्म फोर्सेस यहां पर लैंड हुए, सियाचिन ग्लेशियर पर आए, ठीक है, दुनिया से कट ऑफ हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो जो था वो साइलेंस था वहां पे। इस वजह से पाकिस्तान की एयरफोर्स डिटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी, ठीक है, डिटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। एंड फिर धीमे धीमे जो है यहां पर लोकेशंस जो है कैप्चर करना शुरू हुआ। लेकिन जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ रहा था, पाकिस्तानी आर्मी जो है उसको ये पता चल गया कि इंडियन आर्मी यहां पर आ चुकी है, पाकिस्तानी एयरफोर्स उनको पता चल गया कि इंडियन आर्मी यहां पर आ चुकी है। एंड यहां से फिर जो है दोनों देशों के बीच में बैटल होती है, ऑपरेशंस होते हैं, फाइट होती है। एंड अल्टीमेटली ऑपरेशन मेघदूत से जो है, ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत जो है उससे हम क्या करते हैं, उससे हम सियाचिन ग्लेशियर पर अपना कंट्रोल करते हैं। 84 के बाद वापस से 87 में, ठीक है, 1987 में वापस से पाकिस्तान जो है सियाचिन ग्लेशियर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर भी बुरी तरीके से हारता है। एंड सियाचिन ग्लेशियर में आज भी हमारा कंट्रोल है, ठीक है, कल भी हमारा कंट्रोल था और आने वाले समय में, ठीक है, फॉर एवर जो है सियाचिन ग्लेशियर पर हमारी जो आर्म फोर्सेस है, हमारी जो आर्मी है, इस तरीके से तिरंगा को इस तरीके से होल्ड की रहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था, ऑपरेशन मेघदूत। आगे बढ़ते हैं, कारगिल ऑपरेशन विजय कारगिल 1919। इससे पहले मैं फुटेजेस दिखाना चाहूंगा आपको, ठीक है, ये फुटेजेस देखिए। उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ये उधर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। और आप देखेंगे कि समझौता एक्सप्रेस चली थी फरवरी 1999 में। इस तरीके से आप देखोगे देवानंद साहब हैं, यहाँ आपको शत्रुघ्न सिन्हा जी दिखेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट इंडिया के पर्सनैलिटीज हैं, सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो इस तरीके से बस में पाकिस्तान आते हैं कि हम जो है फ्रेंडशिप करेंगे। क्यों? क्योंकि 1998 में दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर कंट्रीज हो चुकी थी, तो दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशंस को रिजॉल्व किया जाए। भाई 65 की वॉर ले लो, 71 की वॉर ले लो, 84 में जो ऑपरेशन हुआ, किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। 1999 में जब कारगिल हुआ तो दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। तो इसी वजह से टेंशंस डिफ्यूज हो सके रीजन में, क्योंकि जब दोनों देशों ने अनाउंस किया कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, दोनों के टेंशन बहुत ज्यादा हाई हो गए थे। तो इसको डिफ्यूज करने के लिए इस तरीके का जेस्चर हुआ भारत की साइड से। देखिए, इस वजह से जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, उसके पीछे रीजन है। हम हर बार इसी तरीके का जेस्चर करते हैं, हर बार हम पाकिस्तान की तरफ हमने फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया है, हमने पीस का हाथ बढ़ाया है। लेकिन जब भी इस तरीके का जेस्चर होता है, पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान बैक स्टैब ही करता है। फरवरी 1999 में इस तरीके से उस वक्त के भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी सारे सेलिब्रिटीज के साथ पाकिस्तान पहुंचते हैं। बहुत कवरेज हुई, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर कवरेज हुई कि शायद अब दोनों देशों के बीच में टेंशन डिफ्यूज होंगे। फरवरी 1999 में यह जेस्चर होता है। मई 1999 में पाकिस्तान कारगिल कर देता है, ठीक है, पाकिस्तान जो है कारगिल कर देता है। तो यही प्रॉब्लम है। इसी वजह से इस बार जो है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और हमने डीप इनसाइड उन टेरर कैंप्स को जो है टारगेट किया। क्योंकि आप नहीं मान रहे हो, आप 75-77 ईयर से मान ही नहीं रहे हो ना, आपकी कंट्री कुछ डेवलप करी ना, आप हम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो अननेसेसरी, ठीक है। तो कारगिल पोस्ट जो है, ठीक है, इस कारगिल पोस्ट पर जो है इस तरीके से कैप्चर कर लिया पाकिस्तानी फोर्सेस ने, ठीक है। घुसे मई से ऑपरेशन स्टार्ट होता है, 26 जुलाई तक चलता है ये ऑपरेशन विजय। और इसके तहत जो है हमारी इंडियन आर्मी जो है जितने भी पोस्ट ये छुप के एक्वायर कर ली थी, इन्हें वापस जो है रिकैप्चर किया जाता है, वापस से इस तरीके से तिरंगा लहराया जाता है। ऑपरेशन विजय कारगिल। उसके बाद 2001-2002 डेडली पार्लियामेंट अटैक होते हैं और ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च होता है पार्लियामेंट अटैक के बाद। ऑपरेशन पराक्रम में कोई भी मिलिट्री एक्शंस नहीं हुए थे, लेकिन 10 महीने का इंटेंस मोबिलाइजेशन हुआ था। इंटेंस मोबिलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलाइजेशन? मोबिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपको बॉर्डर के अराउंड जो है, जैसे इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया
पाकिस्तान का बॉर्डर एलओसी जो है, ठीक है, उसके अराउंड फोर्सेस, ठीक है, फोर्सेस डिप्लॉय होना शुरू हो गया, टैंक्स, आर्टिलरी, गन्स, इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, तो ये सारा जो वहां पर जा रहा है ना, इसको मोबिलाइजेशन कहते हैं। तो बिल्कुल काइनेटिक रिस्पांस के करीब था बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान, लेकिन जो है ये टेंशंस बिल्कुल एक्शन में कन्वर्ट नहीं होते हैं। लेकिन ऑपरेशन पराक्रम जो है वो इंटेंस 10 महीने का एक टसल था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद 2016 में हम उरी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं इन रिस्पॉन्स टू कावडली पठानकोट टेररिस्ट अटैक, ठीक है। उसके बाद फिर हम बालाकोट एयर स्ट्राइक करते हैं 2019 में, अगेन कावडली पुलवामा टेररिस्ट अटैक, और अब जो है, जो अभी हमारा ऑपरेशन ऑन गोइंग है, ऑपरेशन सिंदूर है, जो कि जिसके तहत हमने डीप पाकिस्तान के विद इन टेरर कैंप्स को हमने ये स्पेसिफिकली बोला है कि वी आर नॉट फाइटिंग विद पाकिस्तान, वी आर नॉट फाइटिंग विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वी आर नॉट फाइटिंग विद द पाकिस्तानी आर्मी, वी आर फाइटिंग विद द टेररिस्ट, वी आर फाइटिंग विद द टेरर कैंप्स दैट इज फ्रीली ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। तो ये फाइट है, और इसके तहत जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है, अभी भी ये चल रहा है, एंड इसी वजह से आप देख रहे हैं कि एस्केलेशंस भी दोनों देशों के बीच में हाई हो रहे हैं। तो ये थे पास्ट के इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑपरेशंस इंडिया के द्वारा अगेंस्ट पाकिस्तान। आई होप आपको ये स्टोरी, ये जो भी इंसिडेंट्स मैंने आपको बताया बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत प्राउड लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करेंगे, सो दैट सभी इंडियंस को पता होना चाहिए कि कितनी टफ टाइम हमने देखे हैं, और 65, 71, 84, 99 कितने टफ टाइम है जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, किस तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस हमें प्रोटेक्ट करती चली आ रही है, चाहे जितना भी टफ टाइम हो, लेकिन आर्म फोर्सेस बीइंग आर्म फोर्सेस, ठीक है। तो इसे शेयर जरूर से करिएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।